देखिए चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में। चैप्टर 17 लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कैफ 3 में, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हम पढ़ाएंगे यहाँ पे चैप्टर 17 में। और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की कुछ 4 टेक्निक्स हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR जो हमारे सिलेबस में नहीं है, CA फाइनल में BFD में जाके पढ़ेंगे। पीछे 3 टेक्निक्स हैं, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV और IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। NPV IRR से आपकी थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है, बचपन में QM में कहीं पे पढ़ा था, शायद कोई कैलकुलेशन भी सीखी होगी, लेकिन नहीं आता, हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फेमिलियरिटी है, नाम देखे हैं वो हमने। पे बैक से फेमिलियरिटी नहीं थी तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया। पे बैक पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। अगर सेम कैश फ्लो हैं एवरी ईयर तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लो नहीं, नेट एनुअल कैश फ्लो। नेट मीन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हुए। और अगर डिफरेंट हैं कैश फ्लो एवरी ईयर तो क्या करेंगे, हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक कैश फ्लो का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का। और जिस ईयर में क्यूमुलेटिव 0 आ गया वो हमारा पे बैक पीरियड है, या जहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, देखेंगे वो कितना नेगेटिव था और नेक्स्ट ईयर का पॉजिटिव, उसके साथ उसको डिवाइड करके एक फ्रैक्शन से हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। सीख लिया आपने क्या कह रहा है। आज हम बात करेंगे NPV की, जिसके ऊपर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन अपीयर हुआ है और ज़्यादा चांसेस भी हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो NPV का ही आएगा। पे बैक को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन ही आ जाए। हाँ, NPV के क्वेश्चन के साथ कोई एक आध एडजस्टमेंट पे बैक की भी आ सकती है, या ज़्यादा हो सकता है कि एक आध MCQ में टेस्ट हो जाए, लेकिन जितना को हमें नॉलेज चाहिए था हमने सीख लिया। अब आप मूव होते हैं NPV की तरफ। NPV स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV में जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम QM में वापस जाएं, एक टॉपिक हमने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग हम सपोज बेचते हैं वेजिटेबल्स, सब्ज़ी। आज हमने सब्ज़ी मंडी से लाए बेचने के लिए, कुछ सब्ज़ी बच गई, 2-3 दिन हमारे पास पड़ी रही। आज जो सब्ज़ी की वैल्यू है, यही सब्ज़ी 3 दिन बाद अगर बच गई है तो क्या 3 दिन बाद भी इसकी यही वैल्यू होगी? क्यों? पेरिशेबल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी वो हालत नहीं रहेगी, इसलिए 3 दिन बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्या कह रहा है? ऐसी बात है। हमने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, एक डेटर है, उससे हमने 1000 रुपया लेना है। आज हमें मिला, हमने लेना है 1000 रुपया उससे 3 माह बाद। आज हमें मिला, तो तूने मेरे पैसे देने, उन्होंने कहा हाँ तो 3 माह बाद देने। और हमें पता चला आज उसकी पॉकेट में 900 रुपया। वो कहता है अगर आज चाहिए ना तो ये मेरी पॉकेट में 900 रुपया यही ले ले, वरना 3 माह बाद मुझसे 1000 रुपया लेना। क्या हमें ये 900 रुपया आज उसे ले लेना चाहिए? क्यों? 3 माह बाद ये जो 1000 रुपया हमें मिलना है, उसकी वैल्यू 3 माह बाद 1000 नहीं रहनी। क्या ख्याल है? आज का 900 कल का 1000 हो सकता है। क्या ख्याल है? आज का 900 कल का 1000 हो सकता है? नहीं, आज का 1000 कल को उसकी वैल्यू 900 होगी। क्यों? वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज अगर हम 1000 रुपये में कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो क्या 3 माह बाद भी 1000 रुपये में उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे? नहीं। ये क्या है? इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू जो है वो 1000 रुपये की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आज हमें 900 मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। क्यों? 3 माह बाद इस 1000 रुपये की वैल्यू भी कितनी होनी है? 900 ही होनी है। ये जो वैल्यू कम होनी है टाइम गुजरने के साथ साथ, इस चीज़ को नाम दिया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो वैल्यू
कम होनी है टाइम गुजरने के साथ साथ, इसको क्या नाम दिया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और एनपीवी में हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मीन हमें देखना है कि अगर फ्यूचर का 1000 है, उसकी आज कितनी वैल्यू है, या आज का 900 है, इसकी फ्यूचर कितनी वैल्यू है। तो इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे क्या नाम देता है, डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन या माइनस एन, माइनस एन। क्यों, जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होगी, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। हाँ, डिवीजन में है तो n की पावर क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन अगर हम डिवीजन में नहीं मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो फिर n की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो डिस्काउंटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं कि फ्यूचर का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, फ्यूचर का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, फ्यूचर का 3 साल बाद का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा, 3। 4 साल बाद का 1000 उसकी आज कितनी वैल्यू है, तो n क्या हो जाएगा, -4। इसमें I क्या है, I होता है कोई डिस्काउंट फैक्टर। I क्या होता है, कोई डिस्काउंट फैक्टर होता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम चैप्टर 12 में जाके पढ़ेंगे। कुछ लोग किसी फार्मूला के थ्रू हमें कैलकुलेट करके देते हैं, आइदर डिस्काउंट फैक्टर 10% है तो हम 10% यूज़ कर लेंगे, 12% है तो I 12% यूज़ कर लेंगे, 8% है तो I 8% यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। सो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है कैसे, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन के। ठीक हो गया। ये जो पार्ट है इसको हम सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कि अगर हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया गया हो 10%, ईयर्स दिए गए हों सपोज 7 हैं, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 0.1, 10% क्या होगा 0.1 रेज टू पावर -7, तो हमारे पास ये डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये डिस्काउंट फैक्टर के कुछ टेबल्स भी मिलते हैं जहाँ से वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। एक तरफ आपको ईयर्स दिए होते हैं और एक तरफ आपको डिस्काउंट फैक्टर की परसेंटेज दी होती हैं। तो जिस मर्ज़ी ईयर का आप जिस मर्ज़ी डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू निकाल सकते हो। फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। हाँ, यहाँ पर एनपीवी की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है उसकी भी बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। सपोज एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, कितने का लिया, ₹10,000 का लिया एट द रेट ऑफ 10%। मिस्टर एक्स ने बैंक से 10,000 का लोन लिया 10% इंटरेस्ट रेट पे, और मिस्टर एक्स ने क्या करना है, ये अमाउंट 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट करनी है। तो मिस्टर एक्स का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 10%। मीन ऐसे प्रोजेक्ट पे ये इन्वेस्ट करेगा जहाँ से कम से कम 10% रिटर्न मिल रहा है। अदरवाइज 10% नहीं, इसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन कम से कम भी इसको रिटर्न कितना चाहिए होगा, 10% चाहिए होगा। क्यों, अगर बैंक को आपने 10% 10,000 के अगेंस्ट पे करना है तो आप आगे जिस प्रोजेक्ट में लगाओगे वहाँ से आप 10% से ज़्यादा कमाओगे ना, तो फिर ही फ़ायदा है लोन लेने का। अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ से 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या ये इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, इसका रिक्वायर्ड रिटर्न ही 10% है। मीन समटाइम हम ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मीन बैंक को 10% पे कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वहाँ से भी 10% ही मिल रहा है, तो नो गेन नो लॉस। मीन ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्यों, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर हम कैप्चर करेंगे तो कंपैरेटिव एडवांटेज हमें मिलेगा, अगर कंपैक्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा तो कंपैरेटिव एडवांटेज वो ले जाएगा। तो समटाइम कंपैरेटिव एडवांटेज लेने के लिए हम ब्रेक इवन पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अदरवाइज़ हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा वाले प्रोजेक्ट में ही करते हैं। मीन मिस्टर एक्स ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ से रिटर्न 10% से ज़्यादा मिल रहा है, और ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ से रिटर्न 10% से कम मिल रहा है वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? बैंक से इसने 10% पे अमाउंट लिया है, बैंक को इसने 10% पे करना है। तो अगर प्रोजेक्ट से आपको 10% से कम मिल रहा है, बैंक को आपने 10% पे करना है, तो क्या फ़ायदा है? नहीं, नुकसान है। इन ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा जहाँ से 10% से ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसको सपोज एक प्रोजेक्ट ए मिलता है। प्रोजेक्ट ए कहता है जी कि अगर आज आप मेरे अंदर ये 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो, आज जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना होता है उसे बोलते हैं ईयर 0। मीन आज आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मैं आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में रिटर्न दूंगा। कितना? 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, और यहाँ पे 10,000 भी आपका मिल जाएगा और साथ 800 भी मिलेगा। प्रोजेक्ट ए कहता है कि आज अगर आप मुझ में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मैं आपको एवरी ईयर 800 रिटर्न दूंगा। एंड ऑफ प्रोजेक्ट ईयर 4 में आपका वो 10,000 भी आपको वापस दे दूंगा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मिस्टर एक्स इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। अगर तो पे बैक पीरियड होता तो हम क्या करते? पे बैक पीरियड निकाल के देखते, लेकिन उसमें फिर हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का पे बैक पीरियड कितना है। क्या कहला है? हमने यहाँ पे बताना है एनपीवी के अकॉर्डिंगली कि आइदर ये इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर है, सपोज डिस्काउंट फैक्टर जो है एट 10%। 10% डिस्काउंट फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे? एनपीवी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके साथ ये क्या है? ये हैं कैश फ्लोज। ये क्या है? कैश फ्लोज। ये क्या है? ईयर्स। ये कैश आउटफ्लो है 10,000 आपका ईयर 0। ईयर 0 बोलते हैं ईयर 1 के स्टार्ट को। मीन ईयर 1 के स्टार्ट में 10,000 आपने लगाना है, ईयर 1 के एंड पे आपको इतना मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे इतना, 3 के एंड पे इतना, और 4 के एंड पे 10,000 भी और साथ 800 भी जो मिलना था। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे पीवी एट द रेट ऑफ 10% का। मीन 10% डिस्काउंट रेट को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 + i रेज़ टू पावर -n से। अब इसका अगर हम सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो हम कैसे निकालेंगे? 1 + i क्या है यहाँ पे? 10% मीन 0.1 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है? -0। ईयर क्या है? 0। इसका डिस्काउंट फैक्टर हम निकालेंगे 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -1, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -2, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -3, 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -4। सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना कितना आएगा? जिसकी पावर 0 वो इक्वल टू 1 ही होता है। इसका 0.909, 0.823, 0.751, 0.683। मीन 10% के डिस्काउंट फैक्टर पे ये वैल्यूज़ आती हैं। ये 2-3 क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपका ये रटा लग जाएगा कि अगर डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.909 होता है, ईयर 2 का 0.823 होता है, ईयर 3 का 0.751 होता है और ईयर 4 का 0.683 होता है। नेक्स्ट जाओगे तो 0.62 समथिंग आएगा। 0.826 है। यस, ये 6 है। अब हम क्या करेंगे? पीवी निकालेंगे। पीवी का मतलब क्या है? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो पहले जो हमारे पास जो है वो आ जाएगा कितना? 10,000 ही नेगेटिव। दूसरा मुझे बताओगे? 0.909 × 800 7। नेक्स्ट
661 नेक्स्ट 601 7376। तो हमारे पास यहाँ पे एक टोटल फिगर आएगी जिसे हम नाम देंगे NPV का। वो क्या बनती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 10,000 नेगेटिव है, 635 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 635 नेगेटिव। मीन NPV हम कैसे निकालते हैं? सारी PVs को ऐड करने से हमारे पास NPV आती है। PV हम कैसे निकालते हैं? जो वैल्यूज़ हैं मीन कैश फ्लो हैं उसको क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? PV। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? कैश फ्लो को। कैश फ्लो क्या है? जो फ्यूचर में आपको ये वैल्यूज़ मिलनी है। ठीक हो गया? PVs के टोटल को क्या नाम देता है? NPV का। अब अगर ये NPV आ जाए पॉजिटिव तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है, इसमें फ़ायदा है। और अगर आ जाए नेगेटिव तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये फ़ायदे वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये नुकसान वाला प्रोजेक्ट है। क्या कह रहा है? मीन ये जो 10,000 हमने बैंक से लिया, प्रोजेक्ट ए कहता है मुझ में इन्वेस्ट करो, मैं आपको एवरी ईयर 800 दूंगा, एंड पे आपका 10,000 भी आपको साथ दे दूंगा। तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो हम क्या करेंगे? NPV की बेस पर बताएंगे। अगर NPV पॉजिटिव है तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, NPV नेगेटिव है तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक और प्रोजेक्ट मिलता है जी, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी कहता है कि अगर आप मुझ में ये 10,000 रुपया लगा दो, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो ठीक है आप 10,000 रुपया मुझ में लगाओ, मैं आपको 1200 एवरी ईयर दूंगा, एंड पे 11,200 मीन 10,000 भी आपका वापस मिल गया। क्या मुझे प्रोजेक्ट बी में ये 10,000 लगाना चाहिए? गुड लक एवरीबॉडी। क्या मुझे प्रोजेक्ट बी में ये 12,000 लगाना चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर 10% ये। करना चाहिए। जी अगर मैं इसकी भी निकाल लूँ PV एट द रेट ऑफ 10%, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 1 से, तो ये आ जाएगा 10,000 ही। 1200 को 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या बनी? 1091 992 902 76650 और NPV क्या निकली? 635 पॉजिटिव। तो यस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या कह रहा? एक और प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट सी।
प्रोजेक्ट सी कहता है भाई अगर आप मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करो यही 10,000 तो मैं आपको जो है वो दूंगा एवरी ईयर कितना 10,000 आप मुझे ठीक है ईयर 1 के स्टार्ट में दो, मैं आपको दूंगा 1,000 रुपया 1,000 रुपया 1,000 रुपया और एंड पे वही आपका 10,000 मिला के 11,000 रुपया। क्या प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या प्रोजेक्ट सी में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? पीवी एट द रेट ऑफ 10% ही 1909 826 751 712 13 NPV is 0। देखो अगर तो कोई कंपैटिव एडवांटेज मिलता है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से तो करो, अगर कोई कंपैटिव एडवांटेज नहीं मिलता तो आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हो। क्यों? यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं आपको मिल रहा। मीन प्रोजेक्ट ए बी सी में से तीनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बी में। अब हुआ क्या देखिएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न था वो कितना था? 10%। प्रोजेक्ट ए जो आपको दे रहा था ना वो दे रहा था 8%। 10% नहीं, कितना दे रहा था? 8%। और चूंकि आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से कम मिल रहा था यहाँ से, इसलिए एनपीवी की क्या आई? नेगेटिव। तो क्या रिक्वायर्ड रिटर्न से जहाँ से कम मिल रहा है क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हम यूँ भी बता सकते थे, एनपीवी निकाल के हमारा दिमाग और क्लियर हो गया कि नेगेटिव हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट बी आपको दे रहा है 12%। रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? तो उससे ज़्यादा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एनपीवी पॉजिटिव भी कैरी करनी चाहिए। प्रोजेक्ट सी आपको दे रहा है एग्जैक्टली 10%। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न भी कितना है? 10%। उतना ही आपको मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, इसलिए एनपीवी क्या आई है? 0। तो अगर तो कोई कंपैटिव एडवांटेज प्रोजेक्ट को लेने से तो फिर तो कर लो ब्रेक इवन पे। अगर कोई कंपैटिव एडवांटेज नहीं मिलता तो फिर वेट कर लो किसी और अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया? पॉजिटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी और 0 एनपीवी। अगर तो पॉजिटिव एनपीवी हो तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। डू इन्वेस्ट। क्यों? जो प्रोजेक्ट रिटर्न है वो ग्रेटर देन है योर रिक्वायर्ड रिटर्न। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न ग्रेटर देन हो जो रिक्वायर्ड रिटर्न तो वहाँ पे एनपीवी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिटर्न पॉजिटिव एनपीवी कौन सा था? प्रोजेक्ट बी, उसका प्रोजेक्ट रिटर्न 12% ग्रेटर था देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न मीन 10%। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेगेटिव एनपीवी आई थी कहाँ पे? प्रोजेक्ट ए में। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट इन्वेस्ट। क्यों? प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो लेसर देन रिक्वायर्ड रिटर्न है। मीन आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है जो आपने इन्वेस्टर को देना है उससे रिटर्न प्रोजेक्ट का लेसर है, इसलिए एनपीवी नेगेटिव है। तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है ये।
और ज़ीरो एनपीवी में अगर हम देखें तो हम क्या है यहाँ पे इनडिफरेंट है, आइदर टू इन्वेस्ट और डू नॉट इन्वेस्ट। देखो अगर तो कोई कंपैरेटिव एडवांटेज कोई बेनिफिट मिलता है तो करो, मॉनिटरी फॉर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा। क्या ख्याल है? क्यों? यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, रिक्वायर्ड रिटर्न के। यहाँ तक क्या किया हमने, एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है थोड़ा सा टेस्ट लिया, ट्रेलर देखा, और हमने कोई छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे रिक्वायर रिटर्न से ग्रेटर है प्रोजेक्ट रिटर्न, वहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होती है और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट क्या शो कर रहा होता है कि उसका प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो लेसर है देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ज़ीरो एनपीवी क्या शो करती है कि प्रोजेक्ट रिटर्न इक्वल है योर रिक्वायर्ड रिटर्न। तो आप पे डिपेंड करता है आइदर टू इन्वेस्ट और डू नॉट इन्वेस्ट। कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है तो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो। कोई और प्रोजेक्ट की अगर अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में है तो फिर वेट कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा हमने ये सीखने की कोशिश की कि कैश फ्लोज़ को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीवी आती है हमारे पास। एनपीवी क्या है, पीवीज ऑफ नेट कैश फ्लोज। एनपीवी क्या है, पीवीज ऑफ नेट कैश फ्लोज। मीन नेट कैश फ्लो की जो पीवीज हैं उसके टोटल को हम क्या नाम देते हैं, एनपीवी का नेट प्रेजेंट वैल्यू। मीन जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं कैश फ्लोज की उसका नेट इफेक्ट जो है उसे हम क्या नाम देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमें किसी प्रोजेक्ट को अप्रेज करने में हेल्प देती है। क्या इधर हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मीन प्रोजेक्ट अप्रेजल की एक टेक्निक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एक टेक्निक है, या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। मीन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मीन 4 सालों में ये बेनिफिट मिलना है, 1 साल में नहीं, 4 साल में ये बेनिफिट मिलना है। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी है। और एक बेस्ट जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है वो एनपीवी है। एक सिंपल जो टेक्निक है वो पे बैक पीरियड है। ठीक हो गया। एक एग्जांपल लिखें, एग्जांपल, मिस्टर ए invested rupees 500,000 in a college project. Mr. A invested rupees 500,000 in a college project. He will receive a following return. He will receive a following return. नीचे इस तरह से ईयर 1 2 3 4 लिखना है। ईयर 1 में मिलेगा 200,000, ईयर 1 में मिलेगा 200,000, ईयर 2 में मिलेगा 200,000, ईयर 3 में मिलेगा 150,000, ईयर 4 में मिलेगा 100,000। डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। रिक्वायर्ड, advise Mr. A whether he should invest or not. मैं हूँ मिस्टर ए, प्लीज़ मुझे एडवाइस करें। $200,000, ईयर 2 में 200,000, 3 में 150 और 4 में 100,000। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है।
क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कर देनी चाहिए। पॉजिटिव एनपीवी आ रही है कितनी? 28,105 28,105 पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। किसी की ना आई हो, किसी की पॉजिटिव 28,105 एनपीवी ना आई हो, अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। प्लीज़ मुझे बता दो किसी की ना आई हो। बता दो प्लीज़, वरना पेपर के बाद भी आप लोगों ने नहीं बताना मुझे। किसी की 28,105 एनपीवी ना आई हो ऑनलाइन वालों, आप बता दो। सबकी आ गई 28,105? नहीं आई? 2795 मीन 28,000 के करीब आ रही है, राउंड अबाउट 28,000 आ रही है। कैलकुलेटर आगे पीछे हो सकता है। 28,000 के करीब पॉजिटिव आ रही है। 28,105 कुछ की एग्जैक्ट आई है, कुछ की करीब आ रही है। सब की पॉजिटिव आ रही है, सब इन्वेस्ट करेंगे। चलें, गुड हो गया। आज कुछ क्वेश्चंस आपको मिले हैं। यस है, मुझे पता है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा। एनपीवी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, यही जो किए हैं उसी तरह के। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलता है। रिक्वायर्ड पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन। कंपनी शायद कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो उस मशीन में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, इसलिए हमसे एनपीवी निकाली जा रही होगी। द डायरेक्टर ऑफ टेस्ला एंड कंपनी प्रपोज टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग ₹300,000। सो टेस्ला एंड कंपनी के डायरेक्टर जो हैं एक मशीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कितने की मशीन है? 300,000 की। At the end of 5 years, machine will be sold for ₹50,000। मीन 5 साल यूज़ होगी, उसके बाद 50,000 स्क्रैप में बिक जाएगी। ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू, या इसको रेजिजुअल वैल्यू भी बोला जाता है। क्या कहना है? स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिजुअल वैल्यू। अकाउंटिंग FR 1 हमने पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है। ओके। In each of the 5 years, the machine will increase revenue by ₹160,000। मीन हर साल 160,000 से रेवेन्यू इंक्रीज होगा इस मशीन को यूज़ करने से। इंक्रीज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80,000 विल बी इनकर्ड, और हर साल 80,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आएगा। रेवेन्यू आउटफ्लो होता है, एक्सपेंडिचर इनफ्लो होता है। एक्सपेंडिचर आउटफ्लो होता है, रेवेन्यू इनफ्लो होता है। तो नेट कैश फ्लो निकाला जा सकता है इससे। ओके। टेस्ला एंड कंपनी विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹40,000। वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा 40,000 से। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था बचपन में, FR 1 में। बचपन नहीं, पिछले सेमेस्टर की बात है। कमॉन, क्या हो गया? हाँ, उसमें हमने एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस हेडअप पढ़ते थे। उसके अंदर हम 3 चीज़ों का इंक्रीज डिक्रीज मेंशन करते थे। डेटर का इंक्रीज डिक्रीज, क्रेडिटर का इंक्रीज डिक्रीज, इन्वेंट्री का इंक्रीज डिक्रीज। तो जो डेटर के लिए, डेटर को मैनेज करने के लिए कुछ पैसा आपको चाहिए होता है ताकि कस्टमर को आप उधार दे सको। क्रेडिटर को मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है। इन्वेंट्री भी आपको कुछ होल्ड करना पड़ती है, तो इसके लिए जो पैसा चाहिए, लाइक इन्वेंट्री के लिए जो पैसा चाहिए, लाइक मशीन है तो इससे चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए उसे क्या नाम दिया गया है? वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के हमें कितना चाहिए? 40,000 चाहिए। मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे देंगे ज़रा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दें जल्दी से मुझे, कितनी बनती है पर ईयर डेप्रिसिएशन? 5 साल लाइफ है,
50,000 कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, 3 लाख है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, 2.5 लाख बचा, डिवाइड बाय 5 किया तो 50,000 ही बनेगा। कम ऑन, क्या हो गया? अभी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत है आप लोगों को? कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन इस पूरे चैप्टर में हमारा रिवाइज होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस भी, स्ट्रेट लाइन भी, हर क्वेश्चन के अंदर आएगा। और डेप्रिसिएशन है जी हमारे पास कितनी, 50,000 पर एनम से। टैक्स रेट इज़ 30%। ये किस पे होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 30% टैक्स चार्ज किया जाता है। टैक्स इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। डिस्काउंट फैक्टर इज 10%। निकालनी है आपको क्या? एनपीवी। डेप्रिसिएशन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है। हम एनपीवी में निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ कैश फ्लोज, पीवीज ऑफ कैश फ्लो को एनपीवी बोलते हैं। तो रेवेन्यू कैश फ्लो है, एक्सपेंडिचर कैश फ्लो है, टैक्स कैश फ्लो है, टैक्स कैश फ्लो है, टैक्स पे होगा, कैश फ्लो है सर, कैश जाएगा। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है, नॉन कैश आइटम है, तो क्या कैश फ्लो का पार्ट होना चाहिए? नहीं। लेकिन जब टैक्स आपने कैलकुलेट करना है तो फिर डेप्रिसिएशन को आपने यूज़ करना है, हाँ, एज ए कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना। तो यूज़ करके उसको कैश फ्लो कंसीडर नहीं करना, तो क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम इस क्वेश्चन से सीखने जा रहे हैं। 5 साल लाइफ है, क्या ख्याल है? हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालने के लिए ईयर 0 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है और ईयर 5 है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया? जब ज़्यादा कैश फ्लोज आ जाए तो हम यूँ लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में, ठीक हो गया? हमारे पास जी रेवेन्यू है, हम पहले निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर सकें। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंडिचर, और उन एक्सपेंडिचर के अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर टैक्स चार्ज होता है। ऐसी बात है। रेवेन्यू उसने कहा जी कि एवरी ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कितना, 160,000 से। मैं फिगर इन 1000 ले रहा हूँ, 160, पेन रोक दें प्लीज़, बाद में लिखेंगे हम, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जी एक्सपेंडिचर है, कितने के? 80। पॉजिटिव या नेगेटिव? आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। हाँ, 160 से एवरी ईयर एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, 160 से एवरी ईयर एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। हमने एक्स्ट्रा लेना है, जो ऑलरेडी हो चुका है वो नहीं, ठीक हो गया? एक्सपेंडिचर भी एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्यों? प्रॉफिट निकालना है ना टैक्स के लिए, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट की है जी? हमारे पास 300 है, माइनस हमने किया कितना, 50, और उसको हमने क्या किया है जी, डिवाइड किया है 5 ईयर्स पे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई कितने की, 50 ईच ईयर। फिगर्स हम इन थाउजेंड्स ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या कहना है? प्रॉफिट आ गया, जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे। प्रॉफिट कितना बनता है? 30, 30, 30, 30, 30। हाँ, एवरी ईयर 160 से बढ़ना है, तो हमने इंक्रामेंटल लेना होता है एनपीवी के अंदर, जो ऑलरेडी हो चुका होता है वो नहीं, इंक्रामेंटल, ठीक हो गया? अब टैक्स अगर हम इस पर चार्ज करें, क्या रेट है सर? एट द रेट ऑफ 30% कितना टैक्स बनेगा? 9 माइनस करेंगे, आउटफ्लो है। एनपीवी के क्वेश्चन में अगर तो टैक्स की इम्प्लीकेशन हो, मीन हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपने डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। और जब यूज़ कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है,
ऐड बैक कर देना है डेप्रिसिएशन को। क्यों, ये नॉन कैश आइटम है तो उसका इफ़ेक्ट जो हमने लिया था अब वो नेगेटिव लिया था, तो अब क्या करना है उसे पॉजिटिव करके उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देना है। क्यों, ये कैश आइटम नहीं नॉन कैश आइटम है। हाँ, अगर इसमें टैक्स कैलकुलेट ना करना होता तो फिर हम सिर्फ रेवेन्यू लेते, एक्सपेंडिचर लेते, ये काम करते ही ना। क्यों, टैक्स था ही नहीं। सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। क्यों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देंगे। क्यों, ये कैश नहीं नॉन कैश आइटम है। एनपीवी का मतलब क्या है, पीवीज ऑफ कैश फ्लोस। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है हमारी कुछ, अब हम वो लिखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर हमारी, 300,000 की। कहाँ पे, ईयर ज़ीरो में। ईयर ज़ीरो मीन ईयर 1 का स्टार्ट, लेकिन 5वें साल में हमें 50 स्क्रैप भी मिलेगा। क्या ख्याल है, तो 50 हमें स्क्रैप भी मिलेगा। इतनी इन्वेस्टमेंट है तो 5 साल बाद उतनी रिकवर भी हो जाएगी। फिर उसने कहा वर्किंग कैपिटल के लिए आपको चाहिए कितना, 40,000। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके लिए चाहिए तो आप पैसा लगा रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो ना। कहाँ पे, ईयर ज़ीरो में आप 40 लगा रहे हो। ये वर्किंग कैपिटल ऑलवेज आखिरी ईयर में आपका रिकवर हो जाता है। क्यों, कल आते ही हम इसके ऊपर बहस करेंगे। इन ऑलवेज इसको हम ईयर ज़ीरो में लगाएंगे और लास्ट ईयर में ये सारा का सारा क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई फिगर तो नहीं रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे अपने नेट कैश फ्लोस। क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लोस। ये 340 नेगेटिव, ये देखिएगा 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 71 पॉजिटिव, 161 पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे। क्या कहला है, डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। ये 1 होगा, ये 0.909 होगा, ये 0.826 होगा, ये 0.751 होगा, ये 0.8683 होगा, ये 0.621 चेक कीजिएगा, 621 है। सिक्स टू वन। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, पीवी निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, पीवी। उस पीवी को ऐड कर देंगे सारी, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी। एनपीवी मुझे बता दें कितनी है। एनपीवी मुझे बता दें ज़रा प्लीज़ कितनी है। पहली पीवी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 340 नेगेटिव ही रहेगी, बाकी आप दे दो मुझे। स्टार्ट में हमने माइनस करना है, मीन इन्वेस्ट किया है, आखिरी ईयर में ये रिकवर हो जाता है। क्यों होता है, हम कल आते ही इसकी बात करेंगे। वो भी ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम, वो भी फिर बाद में ऐड बैक करेंगे, मीन उसका इफेक्ट ख़त्म करेंगे। सीख रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। एसेट बेचा है, उस पर कोई गेन भी हो सकता है, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो सारी 15,000 नेगेटिव, 15,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही है, 15,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही है। क्या किया आज हमने,
एनपीवी का थोड़ा सा टेस्ट लिया, कैसे कैलकुलेट होती है, क्यों कैलकुलेट की जाती है, इसके ऊपर डिसीजन क्या होता है वो देखा। एक सिंपल क्वेश्चन की एनपीवी हमने देखी कि सिर्फ कैश फ्लोज हैं, एनपीवी निकाली। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में चले गए, नहीं कैश फ्लोज के अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज भी हैं, अंदर डेप्रिसिएशन की इम्प्लीकेशन भी है, टैक्स की इम्प्लीकेशन भी है। और क्या सीखा कि सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए डेप्रिसिएशन को यूज़ किया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और ये कैश आइटम नहीं नॉन कैश आइटम है, और हम एनपीवी में पीवीज ऑफ कैश फ्लो निकालते हैं। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे टैक्स पर्पज़ के लिए माइनस किया था तो उसके बाद ऐड बैक करके इसका इफेक्ट क्या कर देना है, ख़त्म कर देना। क्या कहला, वर्किंग कैपिटल इनिशियली इन्वेस्ट होगा, आखिरी साल में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एनपीवी कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, सिंपल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ। अब आगे इसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही आती चली जाएंगी। एक पेज आप बना लें सिर्फ और सिर्फ रूल्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैं आगे जो जो इश्यूज आते चले जाएंगे उनके कुछ रूल्स लिखाता चला जाऊंगा। उस रूल वाले पेज में एक हेडिंग दें डेप्रिसिएशन की। रूल का एक पेज बनाएं, एक दो पेज खाली छोड़ लीजिएगा जिसमें हम एनपीवी के कुछ रूल्स लिखेंगे जो बाद में रिवीजन में हेल्प देंगे। उस रूल के पेज में एक हेडिंग दें डेप्रिसिएशन, और उसके नीचे लिखें पॉइंट नंबर 1 उसका, डेप्रिसिएशन विल ओनली बी रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पस। डेप्रिसिएशन विल ओनली बी रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पस। मीन अगर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है, अदरवाइज डेप्रिसिएशन क्या है, इग्नोरेबल थिंग है। मीन इसमें अगर टैक्स ना होता तो ये इनफ्लो लेते, ये आउटफ्लो लेते, उसके बाद हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती, वर्किंग कैपिटल होता, नेट कैश फ्लो आगे थे। मीन डेप्रिसिएशन का हमने यूज़ करना ही नहीं था, हाँ सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चार्ज होता है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया। सो नंबर 1 क्या लिखा आपने, डेप्रिसिएशन विल ओनली बी यूज्ड रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पज़। नंबर 2, आफ्टर कंप्यूटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स कॉमा depreciation will be added back again. After computing tax, comma, depreciation will be added back again. Number 3, only tax depreciation will be considered for tax purposes. Only tax depreciation will be considered for tax purposes. Accumulated depreciation will be completely ignored. Accumulated depreciation will be completely ignored. Only tax depreciation will be considered for tax purpose. Only tax depreciation will be considered for tax purpose. Accumulated depreciation will be completely ignored. Means sometime question के अंदर उसने depreciation दोनों तरह की दी होती हैं, tax depreciation भी और accounting depreciation भी। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड की बजाय अकाउंटिंग का वर्ड यूज़ कर लें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी इग्नोर्ड। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। उसके बाद एक हेडिंग में वर्किंग कैपिटल की, फिर वो टैक्स ही होगी जी। वर्किंग कैपिटल की हेडिंग दे के लिखें नंबर 1, एट स्टार्ट shown as investment, at start shown as investment, i.e. outflow. Number 2, finally it will be recovered. Finally it will be recovered. Number 2, at start shown as investment, i.e. outflow. Number 2, finally it will be recovered, i.e. inflow. मीन एट स्टार्ट इसको एज ए इन्वेस्टमेंट मीन आउटफ्लो लिखेंगे, और फाइनली इट विल बी
रिकवर्ड आई ई इनफ्लो मीन फाइनल ईयर पे एंड ऑफ लाइफ पे ये रिकवर होगा, मीन इनफ्लो लिखा जाएगा। कैसे रिकवर होगा, क्यों होगा, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, पहले हमने थोड़ा सा सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर की किसी वैल्यू की आज क्या वैल्यू है वो निकालना क्या है प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकाली जाती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई मीन डिस्काउंट फैक्टर रेज टू पावर माइनस एन, या फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर पॉजिटिव एन। क्या कहला एनपीवी क्या है, पीवीज ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की पीवीज को ऐड करने से क्या आती है एनपीवी। क्यों निकाली जाती है, देखने के लिए कि आज दिन हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गई तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मीन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो करना चाहिए, नेगेटिव आ गई तो नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसे एनपीवी निकालते हैं वो अब हम सीख रहे हैं। हाँ, सिंपल कैसे निकालनी थी पहले वो सीखी, अब उसमें हमने वर्किंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन को ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह की एक दो और नई चीज़ें ऐड करेंगे, नेक्स्ट में और ऐड करेंगे, और ऐड करते करते हम कोई 8-10 एडजस्टमेंट वाला बड़ा क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, उसके काबिल जब हम हो गए तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, पेपर पास हो गया। कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।